हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। मैं हूं हेमंत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का इतिहास का दूसरा अध्याय, जो कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से है। यानी कि आज हम लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह ICSE पैटर्न की किताब है। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाई कर ली थी। तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन को और सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे थी। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट एमंग द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। इट इमर्ज इन द फर्टाइल लैंड बिटवीन द टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर्स। In fact, the word Mesopotamia, modern Iraq, means the land between the rivers. The Tigris and the Euphrates river run parallel to each other, and during floods they overflow their bank and deposit alluvial silt among the lower reaches of the plain. Thus, the region's location between the two rivers and its fertile soil give rise to settlement from 10,000 BC. फ्रेंड्स, ये तो था फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लोकेशन क्या थी। तो इन जो सेंटेंस को हम लोगों ने पढ़ा, इन सेंटेंस में हमें ये समझ में आया कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, यह मेसोपोटामिया सभ्यता ब्रॉन्ज एज की यानी कांस्य युग की सबसे पुरानी सभ्यता थी। यानी कि उस समय की, हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में सिंधु नदी घाटी आती है। लेकिन यदि हम बात करेंगे कांस्य युग की यानी कि ब्रॉन्ज एज की, तो उस समय की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी। ये सिविलाइजेशन दो नदियों के बीच में थी। इस मैप को देखिए, जो मैप यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इस मैप में इसको समझते हैं। एक देखिए, एक नदी है, इस नदी का नाम है टिग्रिस, हिंदी में इसे कहते हैं दजला। और वहीं पे ये दूसरी एक नदी है, ये जो नदी आपको दिख रही है, इसे कहते हैं यूफ्रेटिस, इसे कहते हैं फरात। ये दो नदियां थी। इन्हीं दो नदियों के बीच में ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये जो लैंडमार्क किया गया एरिया, अभी जो मैं इसे चिन्हित कर रहा हूं, ये एरिया था सिंधु नदी घाट, माफ कीजिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता की। अब मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि ये दो नदियों के बीच का एरिया था, यानी कि दो नदियों इसके बीच में होकर के बहती थी। तो इसमें देखा जाए तो ये जो अशीरिया सभ्यता है यहीं पे विकसित हुई, बेबीलोनिया है यहीं पे विकसित हुई, सुमेर की सभ्यता है यहीं पे विकसित हुई। इन्हीं सभी सभ्यताओं को मिलाकर के हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। अब ये जब नदियाँ ओवरफ्लो होती थी, यानी कि जब इनमें बाढ़ आती थी, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे बहते टाइम पे जो सिल्ट होता था वो पहुंचा देती थी। इसका जो नदी के आसपास का निचला हिस्सा होता था उस सिल्ट से ढक जाता था, और जिसकी वजह से ये एरिया जो होता था ये बहुत ही उपजाऊ हो जाता था। ये खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त एरिया हो जाता था, जिसकी वजह ये थी कि जब खेती के लिए उपयुक्त जगह मिली, अच्छी जगह मिली, तो ये सभ्यता ने बहुत तेजी से विकास किया। तो फर्स्ट पॉइंट, इसकी लोकेशन हम लोगों ने समझ ली कि ये कहाँ पे स्थित सिविलाइजेशन थी। तो ये याद रख लीजिए कि मॉडर्न इराक जो है, यानी कि आधुनिक इराक देश जहाँ पे है, उस जगह पे ये दो नदियाँ हुआ करती थी, और नदियों के बीच में यहाँ पे मनुष्य सभ्यता विकसित हुई थी। और इसी मनुष्य सभ्यता के विकास की एरिया को हम कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। दो नदियों के बीच में था, दोनों नदियों के नाम याद कर लीजिए। पहला क्या था? पहली नदी का नाम है टिग्रिस, दूसरे का नाम क्या है? यूफ्रेटिस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दजला और फरात। यानी कि आधुनिक इराक में पहले टिग्रिस और यूफ्रेटिस नाम की दो नदियां थी। उन नदियों के बीच में जो जमीन थी, उस जमीन पे मनुष्य सभ्यता का विकास हुआ था, जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता की यदि बात करें तो यह सेटलमेंट लगभग 10,000 BC तक चला था। चूंकि जैसा कि अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि जब फ्लड आती थी, तो फ्लड से जो एलुवियल सेल थी, यानी कि जिसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है, मिट्टियों में सबसे ज़्यादा उपजाऊ एलुवियल मिट्टी को ही माना जाता था। तो ये एलुवियल मिट्टी इन नदियों के जरिए आकर के किनारे किनारे पे पहुंचा दिया जाता था, और जिसकी वजह से ये एरिया जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बन जाता था। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे थी। द नेक्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है दोस्तों उद्गम,
ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसका उदय कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया इज अ रीजन नॉट अ कंट्री। ये मेसोपोटामिया जो है एक फ्रेंड्स रीजन का मतलब कि एक क्षेत्र, ये कोई देश नहीं था। इट रिफर्स टू अ एरिया बिटवीन द इरफ्टस एंड टिग्रिस रिवर इन मॉडर्न इराक। आधुनिक इराक के दजल और फरात नदियों के बीच में ये एरिया था मेसोपोटामिया। इट फॉर्म द होल सराउंडिंग बाउंड्री विद इन विच रोज अ नंबर ऑफ द सिटी स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट विच कंसिस्टिंग ऑफ अ सिटी एंड एरिया अराउंड इट विच लेटर ऑन अ डेवलप इनटू ग्रेट सिविलाइजेशन। इतनी लाइन का क्या मतलब होता है इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि इट फॉर्म अ होल सराउंडिंग बाउंड्री, यानी कि चारों तरफ से एक बाउंड्री से घिरा हुआ था। ये ऐसे ही देखें तो ये दो नदियों के क्षेत्र से ऐसे ही घिरा हुआ था, और ये रिवर के बीच में घिरे होने से यहाँ की जो एरिया थी, जैसे निप्पुर हो गया, लगाश हो गया, इरेक्च हो गया, इर्दू हो गया, एशूर हो गया, तो ये जितनी भी एरिया थी ये तेज़ी से डेवलप हुई। और जब ये डेवलप हुई तो इन सभी के डेवलपमेंट से वहाँ पे एक ग्रेट डेवलपमेंट हुआ जो कि एक ग्रेट सिविलाइजेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे हम मेसोपोटामिया के नाम से आज जानते हैं। सर जी मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ फ्रेंड्स कि जब छोटे छोटे एरिया में लोग बसे हुए थे, तो चूंकि ये एरिया चारों तरफ से ढका हुआ था, यदि आप नक्शे में देखें तो इस नक्शे में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह क्षेत्र, इधर से भी नदी है, इधर से भी नदी, यानी कि दोनों तरफ से ये नदी का एरिया हो जा रहा है, और उसी के बीच में ये खास करके ये सिविलाइजेशन विकसित हो रही है। और यहाँ जहाँ नदी की शुरुआत हो रही थी, इधर से भी देखें तो ये क्षेत्र क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। इधर भी आगे जा करके ये नदी जो होती थी ये आसपास में एक दूसरे को क्रॉस करती थी, तो पूरी तरीके से ये एरिया सेफ था, फर्स्ट थिंग। दूसरी, इस एरिया में मिट्टी उपजाऊ मिल जाती थी। कैसे मिल जाती थी इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस कर लिया। These city state fought with each other to establish their control over the other. This struggle for the power led Israel and fall for the following city state. अब होता क्या है कि ये नॉर्मल सा किसी भी हम सिविलाइजेशन में देखते हैं तो एक तरफा लोग, एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष से लड़ाई करते हैं, या एक तरफ कुछ लोग होते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं, उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। तो वैसे यहाँ पे भी कुछ लोग, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, यहाँ पे बसे हुए हैं, कुछ यहाँ पे बसे हुए हैं, कुछ इधर बसे हुए हैं, तो इन लोगों में आपस में फाइट होगी अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। सेम यही चीज़ यहाँ पे इस सभ्यता में भी होता था, जिसमें कुछ प्रमुख रूप से सभ्यताएं थी। पहली सभ्यता थी सुमेर। अब सुमेर सभ्यता की बात करें तो आप इसे नक्शे में देखिए कि सुमेर सभ्यता जो विकसित हुई थी वो सभ्यता थी इस जगह पे, ये आप देख सकते हैं, ये सुमेर की सभ्यता थी, यहाँ पे विकसित हुई थी। दूसरी, यहीं पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अशीरिया की सभ्यता की, तो अशीरिया की सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई थी। और तीसरी थी बेबीलोनिया की सभ्यता, ये यहाँ पे विकसित हुई थी। अब ये जो सभ्यताएं विकसित हुई थी इसमें आपस में खास करके अगर देखा जाए तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए आपस में फाइट होती रहती थी, यानी कि इनमें स्ट्रगल होते ही होते थे। अब इन्हीं स्ट्रगल के बीच में ये कभी अपने आप को उठा पाते थे, यानी कि अगर मजबूत हुए तो ये उठ गए, अगर कमज़ोर पड़े तो ये नीचे दबे गए, यही इनके बीच में होता था। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो सिविलाइजेशन वो है सुमेर की, कि सुमेर का विकास कैसे हुआ। Around 3500 BC, the Sumerian developed the world's first civilization in Sumer. एक एरिया है तो यहाँ पे सुमेरियन जो लोग थे उन्होंने अपनी पहली सभ्यता का विकास किया। इन द साउदर्न मोस्ट रीजन ऑफ द मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के साउदर्न मोस्ट रीजन में, यानी कि अगर देखेंगे तो ये सबसे निचला हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं सदर्न एरिया। यानी कि ये सदर्न एरिया में सुमेरियन लोगों ने अपनी सभ्यता का विकास किया। दे डेवलप्ड एग्रीकल्चर एंड ट्रेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नोन सिटीज। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि अभी तक की वर्ल्ड की, जो विश्व की पहली नोन सिटीज है जिसने कि बिजनेस किया और खेती की, तो वो कौन सी सभ्यता है? वो सुमेरियन लोग थे। सुमेर की सभ्यता है जिसने सबसे पहले खेती की और बिजनेस शुरू किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ दिस वेयर इरेच, इरुडू, लागश एंड उर। मेनी सुमेरियन इन्वेंशन सच एज द प्लाउ यानी कि हल, सेलबोट यानी कि नाव, द सिस्टम ऑफ राइटिंग यानी कि लिखने की कला, वेर एडॉप्टेड ली गई,
बाई द अदर सिविलाइजेशन, दूसरी सभ्यता के लोगों से। तो दोस्त यहाँ पे देखो इसकी जो खास कुछ एरिया थे, या यूँ कहे कि इसकी जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी सुमेर सभ्यता की, उन सुमेर सभ्यता की सिटीज़ में इरेज था। आप देख सकते हैं कि ये इरेज का एरिया है, ये एरिया है इरेज का, और इरुडू था, ये एरिया है इरुडू का, और लगाश यहीं इसी आसपास में यहीं पे लगाश एरिया भी था, और यहीं पे ये लगाश एरिया था और यहीं पे उर एरिया भी था। ये एरिया है उर का। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि लगाश और उर में, तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये एरिया है लगाश का और ये एरिया है उर का। अब इन एरिया में जो सुमेर की सभ्यता हुई ये विकसित हुई। अब इस सभ्यता ने अन्य सभ्यताओं को क्या दिया? इस सभ्यता ने अन्य सभ्यताओं को हल दिया, सेलबोट दिया और लिखने की कला दी, जिसे अन्य सभ्यताओं ने बाद में अपनाया। फॉर दिस रीजन सुमेर इज ऑफन रेफर टू एज अ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यता का पालना के रूप में हम सुमेर को कहते हैं, यानी कि सुमेर जो सुमेरियन लोग थे इन्होंने ही एक तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से हल बनाया, सेलबोट बनाई, लिखने की कला विकसित की, तो इन्हें हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, यानी कि क्रेडल का मतलब होता है पालना, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो वह है सुमेर की सभ्यता जो कि मेसोपोटामिया का एक हिस्सा रही है, उसे हम सभ्यता का पालना कहते हैं। दूसरा इसका जो नगर था वो था अक्कड़। द सिटी स्टेट वॉज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न ऑफ द सुमेर। ये सुमेर के नॉर्दर्न में स्थित था, जिसे कहते हैं अक्कड़। आप ये देख सकते हो ये अक्कड़ का एरिया है। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये अक्कड़ का एरिया है। अब इस अक्कड़ के एरिया को देखते हैं। अराउंड 2371 BC में एक स्ट्रॉन्ग रूलर था कॉल्ड सरजॉन, डिफीटेड द सुमेरियन रूलर एंड एस्टेब्लिश्ड एन एम्पायर बाय कंबाइनिंग सुमेर एंड अक्कड़ इनटू वन किंगडम। सरजॉन इंट्रोड्यूस्ड द अक्काडियन लैंग्वेज। यहाँ का जो राजा था उसका नाम था शौर्जन। इसने क्या किया कि इसने, यानी ये जो अक्कड़ वाला था, इसने सुमेर पे हमला किया, और जब हमला किया तो ये सुमेर को पराजित कर दिया, यानी कि यहाँ के लोगों को पराजित कर दिया। फिर क्या हुआ, इसने सुमेर को लेकर के अपने कब्जे में किया और इस पूरे एरिया पे उसने शासन शुरू कर दिया। और जब इस पूरे एरिया पे उसने शासन शुरू किया तो उसने एक लैंग्वेज विकसित की जिसे अक्कड़ियन लैंग्वेज कहा गया। ये इसकी यानी मेसोपोटामिया की दूसरी सिटी थी जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी तीसरी सिटी के बारे में जो कि है बेबीलोनिया। इट ले इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सुमेर। हम्बर्ग was the greatest Babylonian ruler who united the whole of what is now called Iraq into a single kingdom। आज के टाइम पे जो इराक कहा जाता है, इराक क्षेत्र में इसने पहले क्या किया कि बेबीलोनिया पे ये एरिया देखेंगे तो ये बेबीलोनिया का एरिया है। एक बार इरेज करके इसको इसी नक्शे पे फिर से समझते हैं। तो दोस्तों ये जो एरिया है इसे देखिए, ये बेबीलोनिया का एरिया है। अब बेबीलोनिया का जो शासक हुआ जिसे हम्बर कहा गया, ये एक ग्रेटेस्ट बेबीलोनियन रूलर था, यानी कि यहाँ का सबसे मजबूत या कहें कि सबसे शक्तिशाली शासक था। और इसने क्या किया, इस पूरे एरिया को इसने एक साथ में जोड़ा। और जब इस पूरे एरिया को एक साथ में जोड़ा तो आज के टाइम पे जिसे हम इराक कहते हैं वो पूरा का पूरा इसने एक सिंगल किंगडम की यानी कि एक अकेले राज किया, बेबीलोनिया का जो शासक था। आई होप कि इतनी बातें जो है वो आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं अशीरिया। अशीरिया भी मेसोपोटामिया सभ्यता की एक सिटी रही है। ये अपनी एक इसकी अलग पहचान है, जिस तरीके से अन्य सिटीज़ की पहचान है वैसे इसकी भी एक अलग पहचान है। लेकिन इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या खास पहचान इसकी है। द अशीरियन सेटल इन द वैली ऑफ द टिग्रिस रिवर बाय 2000 BC। तो अशीरिया को यदि हम बात करें कि ये अशीरिया कहाँ पे दिख रहा है, ये देखेंगे तो ये अशीरिया दिख रहा है। ये एरिया जो दिखेगा आपको अशीरिया दिखेगा। ये लगभग 2000 BC में ये टिग्रिस रिवर के आसपास में इन्होंने अपने आप को सेटल किया, बसाया। दे बिल्ट देयर कैपिटल एज अशूर। ये इनकी कैपिटल बनी, यानी कि जो अशीरिया थे, अशीरिया की कैपिटल अशूर बनी। वेयर वेरी पावरफुल बिटवीन 1000 BC एंड
612 BC, 1000 से लेकर के 612 BC के बीच में ये बहुत ही पावरफुल रहा। अशरबनीपाल वाज देयर मोस्ट पॉपुलर रूलर। इसका जो सबसे पॉपुलर रूलर रहा वो रहा अशरबनीपाल। कौन से सिटी की बात कर रहे हैं सर? तो हम बात कर रहे हैं अशीरिया शहर की। अशीरिया शहर ऐसा था कि जिसकी राजधानी अशूर थी और यहाँ का जो शासक था वो शासक बहुत ही पावरफुल था और उसका नाम था अशुरबनीपाल। ये यहाँ का सबसे ताकतवर शासक था। तो दोस्तों ये बात थी, हम लोगों ने जो अभी चर्चा की वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की। आज हम लोगों ने पढ़ा है मेसोपोटामिया की सभ्यता की लोकेशन कहाँ पे है, इसकी ओरिजिन कैसे हुई और इसके प्रमुख शहर कौन कौन से रहे, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की सुमेर की, अक्कड़ की, बेबीलोनिया की और अशीरिया की। आई होप कि इतनी जो बातें हम लोगों ने की ये आपको समझ में आई होंगी। इसे एक मिड स्केल पे देखते हैं कि जो सुमेर की सभ्यता थी वो लगभग 3500 BC में इसका हम देखने को पाते हैं। दूसरा जो 2500 BC के आसपास या 2300 से 2500 के बीच में देखते हैं वो अक्कड़ सभ्यता का विकास होता है। इसके बाद 2000 से 1500 BC के बीच में देखते हैं तो अशीरिया का उदय होता है और ये टाइमलाइन चलता रहता है अशीरिया का लगभग 612 BC तक। तो ये इस पे एक स्केल के रूप में याद कर सकते हैं कहाँ कब कौन सी सभ्यता का उदय हुआ। अब दोस्तों देखो ये अलग अलग सभ्यताएं अलग अलग टाइम पे विकसित हुई, लेकिन इन सभी को मिला करके हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा गया है। जैसा कि हम लोग जब लोकेशन में पढ़े हैं अभी यहाँ पे जस्ट थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे हमको ये बताया गया कि ये जो एरिया है उस एरिया को ही मेसोपोटामिया कहते हैं। आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिटीज स्टेट यानी कि टाउन प्लानिंग, इनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी और किस तरीके से ये लोग अपने घरों को या शहरों को बसाते थे। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता में जो मकान बने हुए थे उन मकान को बनाने के लिए एक प्लान तरीका से था। जिस तरीके से मकान को बनाया गया था वो एक सिस्टम था, सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था। ठीक वैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इस सभ्यता में किस तरीके से इनकी टाउन प्लानिंग हुई थी। साथ ही साथ में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं अभी कि मेसोपोटामियन लोगों की सोसाइटी कैसी थी, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, यानी कि क्या क्या वो कार्य करते थे। साथ ही साथ में उनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और शो मोर रिलीजियस बिलीफ, आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, क्या उनकी देन रही है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप इस पूरे लेसन को पढ़ना चाहते हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही अगले वीडियो को मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही। वीडियो पूरा आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।